नमस्कार, मैं एस के पांडे, फाउंडर एंड हेड सीएलसी जुडिशियल, आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी जुडिशियल सर्विसेज एपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में बेहतरीन से बेहतरीन आंसर कैसे लिख सकें, अच्छा से अच्छा स्कोर कैसे कर सकें। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हम लोग हर रोज़ सीएलसी ग्रुप्स में एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू के पर्पज़ से पूछते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए डिस्प्ले हो रहा है और इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। इस क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है और इस क्वेश्चन को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया भी जाता। यह सर्विस सीएलसी की फ्री सर्विसेज के अंतर्गत आता है। अगर आप इस फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे नंबरों पे हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सीएलसी की फ्री सर्विसेज में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा सीएलसी नॉन कमर्शियल चार्जेज पर बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये क्वेश्चन नंबर 193, ए किल सीजन अंडर डेल्यूजन। तो इसमें कैच वर्ड है आपका डेल्यूजन। तो आपको ये सोचना है कि जैसे ही डेल्यूजन होगा तो मेंस रिया जो क्रिमिनलिटी के लिए होना चाहिए वो मेंस रिया नहीं होगा। ये क्वेश्चन किसी केस पे बहुत फेमस केस है। केस हमने वीडियो में इनकॉर्पोरेट भी किया है, केस की हम लोग चर्चा भी करेंगे और आपको वो बताया भी जाएगा। और केस का जो ये दिस इज चिरंगी वर्सेज स्टेट, इस केस पे बेस है, हम लोग करेंगे इसी वीडियो में इसकी चर्चा। और तो और भी चर्चा करेंगे कि डिल्यूजन है तो इनसैनिटी क्यों नहीं है, वो केस के दौरान करेंगे चर्चा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। डी, मैं इसको ये कर दूं, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो फार एज MCQ इज कंसर्न। और ये मेंस का जो क्वेश्चन है, मिस्टेक इज नॉट मियर फॉरगेटफुलनेस, ये एक ज्यूरिस्ट का कथन है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इट इज ए स्लिप मेड नॉट बाय डिजाइन। तो देखिए, नॉट बाय डिजाइन ये कैच वर्ड है, क्योंकि ये ज्यूरिस्ट लोगों का ये लॉर्ड किसी केस में कहा गया था और ये लॉर्ड रसेल ने सैंडफोर्ड वर्सेज बेल के केस में कहा था, नॉट बाय डिजाइन मीन्स द एक्ट वाज नाइदर डेलिब्रेट नॉर इंटेंशनल। तो जैसे ही मेंस के क्वेश्चन में पूछा गया है कि इट इज ए स्लिप मेड नॉट बाय डिजाइन, डिजाइन के द्वारा नहीं, तो मीन्स इंटेंशन नहीं है, मेंस रिया नहीं है, क्रिमिनलिटी नहीं है, बट बाय मिस चांस। तो दो ज्यूरिस्ट के कथनों को एक साथ रख दिया गया है और दोनों का एक ही मीनिंग है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे दोनों का एक ही मीनिंग है। और ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स का पूछा गया है। तो ये देखिए दोनों ज्यूरिस्ट लोगों का, पहला मिस्टेक इज़ नॉट मियर फॉरगेटफुलनेस, ये लॉर्ड ईसर का कथन है, लॉर्ड ईसर MR, और केस का नाम है बैरोस वर्सेज इसाक्स। तो उसको एक्सप्लेन करना है, दो का कथन है तो 5 मार्क्स का इसका और 5 मार्क्स का इसका, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स आपका डिफरेंस पूछा गया है सेक्शन 76 और 79 IPC में। और कैन वी अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रेस्पोंडिएट सुपीरियर इनटू क्राइम, तो सिंपल सा आंसर है नो। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। तो देखिए, मेंस के लिए बेहतरीन आंसर लिखने के लिए आजकल पिछले कुछ सालों से कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट होता डिस्कस, ऐसे पिछले कुछ सालों से ऐसे इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। उन्हीं पैटर्न को देखते हुए हम लोगों ने भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। और आपको मेंस में अगर आप बेहतरीन आंसर चाहते हैं तो आप क्वेश्चन को 2-3 बार आंसरिंग से पहले 2-3 टाइम्स ज़रूर पढ़ें। मान लीजिए कि
कहीं इस तरह के स्टेटमेंट में आप फंस जाते हैं और दिस इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट फॉर यू व्हाइल आंसरिंग, तो वैसे में आप 2-3 बार इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, इस पे सोचेंगे, तो अपने आप इसका मीनिंग आपको क्लियर होता जाएगा। अब किसी का भी स्टेटमेंट हो तो जो सेंटेंस और वर्डिंग है उसी के हिसाब से मीनिंग दी जा सकती है। सेंटेंस और वर्डिंग कुछ और हो और मीनिंग कुछ और हो, ऐसा कभी होता नहीं है कभी भी। डेट, और अगर ऐसा हुआ तो डेट इज जस्ट ऑकवर्ड, वेरी ऑकवर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर अगर आप जानते हैं, इन क्वेश्चंस को, केस लॉ जानते हैं, किसका स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो डेट्स फाइन एनफ, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर इन केस नहीं जानते हैं, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, थिंकिंग कि समथिंग बेटर देन नथिंग, तो वैसे में आप ये फार्मूला अपना सकते हैं। तो अब हम लोग ये मिस्टेक, तो मिस्टेक एंड इंटेंशन, देखिए लॉ स्टूडेंट को खासकर शुरुआती दिनों में लॉ एक थिंकिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इस पे विचार करेंगे, खुद सोचेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थिंक करना है, सोचना है, एनालाइज करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे, आप खुद सोचेंगे कि मिस्टेक क्या होता है, तो स्वाभाविक है कि मिस्टेक में इंटेंशन नहीं होता है। इंटेंशन इज एंटीथेसिस ऑफ मिस्टेक, और इसीलिए उन्होंने, लॉर्ड ईसट ने कहा है, मिस्टेक इज नॉट मियर फॉरगेटफुलनेस। तो मिस्टेक में सिंस इंटेंशन नहीं होता, मेंस रिया नहीं होता, क्रिमिनलिटी नहीं होती, देयरफॉर इट इज एक्सक्यूजेबल। हमने सेक्शन 76 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है, 79 को भी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। लेट अस नाउ रीड, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मे बी एक्सक्यूज, अगर इट्स नॉट दैट कि एवरी मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज ए लाइसेंस टू एक्सक्यूज। सिर्फ वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो नॉट बाय रीजन ऑफ लॉ, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, आपको समझने में ये होगा। तो इसका इंग्रेडिएंट मैं इधर लिखता हूं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। और इन गुड फेथ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर है तो गुड फेथ होना ज़रूरी है। गुड फेथ का डिफिनीशन दिया है सेक्शन 52 आईपीसी में, नथिंग कुड बी सेड टू बी इन गुड फेथ विच इज विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो गुड फेथ के अंतर्गत का मिस्टेक, इल मोटिव के अंतर्गत का मिस्टेक इज नॉट एक्सक्यूजेबल। मिस्टेक मस्ट बी बोना फाइड, मिस्टेक मस्ट बी इन गुड फेथ। तो ये लाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो 76 में आप देखेंगे बाउंड बाय लॉ, ये आपको मिलता है बाउंड बाय लॉ टू डू इट, और 79 में आपको मिलता है जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। दोनों में यही अंतर है। हम लोग अंतरों की भी बात करेंगे, पहले पढ़ लें। तो ये जो सेक्शन 76 है कि अगर कोई बोनाफाइड मिस्टेक गुड फेथ में है तो उसमें क्रिमिनलिटी नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज एक्सक्यूजेबल। गुड फेथ वाला मिस्टेक विदाउट एनी इल विल, विदाउट any malafide intention, it has to be in good faith after making due inquiry। good faith का definition देखिए, सेक्शन 52 में गुड फेथ को डिफाइन किया गया है। आप गुड फेथ के लिटरल मीनिंग पे मत जाइए, गुड फेथ का जो लीगल मीनिंग और गुड फेथ का जो लीगल डिफिनीशन दिया उन पे आपको जाना है।
और जब आप सेक्शन 52 देखेंगे तो नथिंग कुड बी सेड टू बी इन गुड फेथ विच इज विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो ये जो सेक्शन है, कभी ऐसा हो सकता है कि जस्ट टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो ये एक ऐसा सेक्शन है कि भाई अगर जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर का आदेश अगर मानता है और सीनियर ऑफिसर का आदेश नॉट लॉफुल है, तो वैसे केसेस में जूनियर ऑफिसर को प्रोटेक्शन, ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है। एंड दिस इज द पर्पस ऑफ इनैक्टिंग सच ए सेक्शन इनटू आईपीसी अंडर जनरल एक्सेप्शंस। और इसी चीज को इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ, ए सोल्जर फायर्स ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। कोई सिपाही अपने सीनियर ऑफिसर के आदेश पे भीड़ पे गोली चलाता है। अब इतना तो हो गया, लेकिन इसका जो की पॉइंट है, इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, इसको मैं जरूर अंडरलाइन करना चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा। तो सुपीरियर ऑफिसर का जो ऑर्डर है लॉफुल ऑर्डर है। जैसे मॉब वायलेंट हो रही, गोली चलाने की, लॉ रिक्वायर्स टू ओपन फायर। तो वैसी स्थिति में जूनियर ऑफिसर कमिट्स नो ऑफेंस। दिस इज वन एस्पेक्ट। अब देखिए, अगर गोली चलाता है, लोग मारे जाते हैं, तो ऑफेंस तो हुआ, बट दिस जनरल एक्सेप्शन, इस सेक्शन का लाभ मिलेगा एंड नो ऑफेंस इज कमिटेड। तो ये सेक्शन इसलिए बनाया गया है कि सुपीरियर ऑफिसर के लॉफुल ऑर्डर को फॉलो करते वक्त अगर कोई इंजरी किसी को हो जाती है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर ये सेक्शन ना हो तो कप्तान साहब कहेंगे गोली चलाओ, सिपाही कहेगा आप ही हुजूर चला लीजिए, हमको मुकदमा नहीं झेलना है। तो क्यों कोई सिपाही गोली चलाएगा अपने सीनियर अफसर के ऑर्डर पे? अगर सिपाही गोली चलाएगा और उसे प्रोटेक्शन ना हो तो क्यों सिपाही गोली चलाए? तो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। अब देखिए, आप इसके थीम और इसके लॉजिक को समझिए, आपको जीवन में कभी इन चीज़ों को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉ का अगर रट्टा मार रहे हैं आप, लॉ में अगर रट्टा आप मारेंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आप इसके थीम को, इसके लॉजिक को, इसके रीजनिंग को, इसके एक्सप्लेनेशन को समझने का प्रयास करें। रट्टा मारने की नौबत ही नहीं आएगी कभी, और आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इन चीज़ों को। दूसरा जो इलस्ट्रेशन है, एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई। तो वाई को अरेस्ट करना है, ए के पास वारंट है, एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, जो प्रॉपर इंक्वायरी है वो उसने बनाया, बिलीविंग जेड टू बी वाई। ड्यू इंक्वायरी बोनाफाइड फेथ में और बोनाफाइड बिलीफ के अंतर्गत गुड फेथ में उसने किया, लेकिन जेड की जगह गलती से उसने वाई को अरेस्ट कर लिया। तो चूंकि उसका बोनाफाइड मिस्टेक है, गुड फेथ का मिस्टेक है, कोई इलविल नहीं है, कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, तो उस पर इलीगल डिटेंशन का केस नहीं बनेगा। एंड दिस सेक्शन 76 कम्स इनटू प्ले। अब देखिए, ये जो दोनों सेक्शन 76 एंड 79, ये एक लीगल मैक्सिम है। बच्चे लोग मेरे से कभी कभी पूछते हैं कि सर लीगल मैक्सिम कैसे याद होगा? लीगल मैक्सिम बहुत आसान है याद करना। आप कहेंगे कि सर को तो सब चीज़ आसाने लगता। देखिए आसान कैसे है। इग्नोरेंसिया, तो इग्नोरेंसिया इज टू बी टेकन एज इग्नोरेंस, फैक्ट इज टू बी टेकन एज फैक्ट, एंड दिस इज इग्नोरेंस। मैं थोड़ा हाथ ज़्यादा चल गया मेरा।
इग्नोरेंस, तो इग्नोरेंसिया मतलब इग्नोरेंस, फैक्टी मतलब फैक्ट, एक्सक्यूजेट मतलब एक्सक्यूजेबल है। तो जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, अगर उसके साथ जो प्रॉपर इंग्रेडिएंट सप्लाई सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो लाइक गुड फेथ में होना चाहिए, परपोर्टेडली या डिजाइंड नहीं होना चाहिए, इंटेंशनल नहीं होना चाहिए। और इग्नोरेंसिया जूरिस मतलब लॉ, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉन एक्सक्यूजेट। तो इस तरह से आप ये कुछ तरीका अपना सकते हैं लीगल मैक्सिम को मेमोराइज करने के लिए। आप समझेंगे भी बेहतर और आसानी से ये मेमोराइज होगा। लॉर्ड रसेल ने कहा कि व्हेन ए पर्सन इज इग्नोरेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, तो व्हेन यू आर इग्नोरेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यू आर मिस्टेकन। देखिए, ये लोग कुछ नई चीज नहीं कहते हैं, केवल लैंग्वेज और वर्डिंग चेंज कर देते हैं। और चूंकि आप लोग अभी टाइम नहीं हुआ है लीगल प्रोफेशन में, आप लोग थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग भी मेरे से भी बेहतरीन समझेंगे इन सारे चीज़ों को। तो रसेल ने कहा कि व्हेन ए पर्सन इज इग्नोरेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट मीन्स ही इज मिस्टेकन, और आगे भी देखिए रिपीट कर दिया गया, और मिस्टेकन एज टू देम हिज कंडक्ट में प्रोड्यूस हार्मफुल रिजल्ट। तो उसके कंडक्ट से नुकसान हो सकता है, जैसे वो आया था अरेस्ट करने जेड को, वाई को अरेस्ट करके ले गया, तो हार्मफुल रिजल्ट विच ही नाइदर इंटेंडेड, उसका इरादा नहीं था। तो आया था जेड को अरेस्ट करने, वाई को ले गया, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वाई को कोई इंजुरी करे, नॉर फोर्सा, न उसे अनुमान था। सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स आर डिवाइड ऑफ मेंस रिया। ये लाइन हमने लिखा है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, इनका बस इतना ही है इन्वर्टेड कॉमा में ये जो स्टेटमेंट था। जो मेंस का क्वेश्चन है, मिस्टेक इज नॉट मियर फॉरगेटफुलनेस, लॉर्ड इशर एमर, इस केस में बैरोज वर्सेज इसाक्स के केस में, तो इन्होंने कहा कि इग्नोरेंस इंक्लूड्स मिस्टेक। एक डायलॉग है, बट मिस्टेक डज नॉट नेसेसरली इंक्लूड इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस includes mistake, but mistake does not necessarily includes ignorance. Ignorance means lack of knowledge, a general inertia of human mind. While mistake is not the result of foolhardiness, nor it is caused by any lack of mental alertness, and therefore mere forgetfulness is not mistake. Mistake of fact implies mistake as to true identities or mistake in sensory perceptions such as temporary distortion of imagination. तो ये अब इन लोगों का कमेंट है, इन लोगों के ऐसे ही लाइनें, ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, अच्छे लाइन अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए अब हम लोग इसको देसी तरीके से मिस्टेक इज नॉट मियर फॉरगेटफुलनेस। मैंने आपको कहा कि सामने वो एक आदमी है, इधर गोली मत चलाना, आप भूल गए, गोली चला दिया। तो मिस्टेक इज समथिंग मोर देन फॉरगेटफुलनेस। जो एक्सक्यूजेबल मिस्टेक है, दिस इज नॉट ओनली द फॉरगेटफुलनेस बट इट इज समथिंग मोर देन फॉरगेटफुलनेस। गुड फेथ होना चाहिए, क्रिमिनलिटी मेंस रिया नहीं होना चाहिए, डेलिब्रेट और डिजाइंड एक्ट नहीं होना चाहिए। और जिस आदमी ने मिस्टेक किया वो इस कारण से किया कि वो सोचा कि ही इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट, then such type of mistake of fact under good faith which a person doing believes himself to be bound by law to do it, those mistakes are excusable by virtue of section 76। और यही सिमिलर मीनिंग
मिस्टेक इज स्लिप मेड नॉट बाय डिजाइन बट बाय मिस चांस। तो ये अपने आप में इनका क्लियर स्टेटमेंट है। डिजाइन मतलब जानबूझकर, मिस्टेक जानबूझकर किया हुआ मिस्टेक, उसमें इंटेंशन है, एंड दैट इज पनिशेबल, दैट इज कंडेमनेबल, एंड देयर इज ए कल्पेबिलिटी इनटू दैट टाइप ऑफ मिस्टेक। तो मेंस के इस क्वेश्चन के लिए आप सेक्शन 76 और 79 का जिक्र कीजिए और इन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए, आपको बहुत अच्छा, और कुछ केस लॉ साइट कीजिए ये। और इसमें ड्यूटी ऑफ ब्लाइंड ओबेडियंस, अगर मान लीजिए एसएसपी ने अपने सिपाही को कहा, एसएसपी, उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड, 3 आदमी गाड़ी में जा रहे हैं। रास्ते में किसी बाइकर ने एसएसपी की गाड़ी पीछे से हिट कर दी। एसएसपी साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि मार इसके सीने में गोली मार। वो घबरा रहा, एसएसपी ने डांटा फिर से, मार इसके सीने में गोली, मेरी गाड़ी को हिट करता। तो बेचारा कांस्टेबल डर गया और गोली चला दिया। तो इस तरह से गोली चलाना, देयर वाज नो जस्टिफिकेशन। और अगर सिपाही ये बात मानता है और सिपाही इस तरीके से गोली चलाता है, तो उसी बात को कि लॉ डज नॉट रिक्वायर फॉर ब्लाइंड ओबेडियंस, आंख बंद करके आपको कम से कम एसएसपी ने कहा गोली चलाने के लिए, तो आपका जो भी परसेप्शन है, आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है, इज देयर नेसेसिटी ऑफ फायरिंग और नॉट, इज देयर जस्टिफिकेशन और नॉट। तो ऐसी स्थिति में अगर जस्टिफिकेशन है, आपने सोचा कि जस्टिफिकेशन है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई नेताजी एसएसपी साहब को घेर लिए, डंडा लेके बढ़ने लगे आगे को एसएसपी को मारने के लिए। एसएसपी ने कहा रुक रुक, इसे मार मार, गोली चला, और सिपाही ने गोली चला दी। तो वहां पे हो सकता है, बाउंड्री लाइन का केस है, वहां पे हो सकता है कि वो सिपाही का वो कार्य मे बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 76। लेकिन इस केस में कि पीछे से किसी बाइकर ने गाड़ी टच कर दी, एसएसपी साहब को गुस्सा आ गया, एसएसपी ने कहा कि गोली चला, इसके मार सीने में गोली, और सिपाही ने मार दिया, तो सिपाही शैल नॉट बी गिवन बेनिफिट ऑफ सेक्शन 76। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्पोंडेंट सुपीरियर हैज नो एप्लीकेशन इन क्रिमिनल लॉ। और यही क्वेश्चन इंटरव्यू का आज का पूछा गया है, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, आप लोग इसको देख के जो रेलिवेंट पोर्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि रेस्पोंडेंट सुपीरियर का कोई एप्लीकेशन नहीं है क्रिमिनल लॉ में। लॉ ब्लाइंड ओबेडियंस की उम्मीद नहीं करता किसी से। और अगर मान लीजिए कि आपने ब्लाइंड ओबेडियंस किया, तो सेक्शन 76 का बेनिफिट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सजा कुछ कम हो सकती है। डेट मे बी ए मिटिगेटिंग फैक्टर व्हाइल अवॉर्डिंग पनिशमेंट। ये भी मैंने लिखा है यहाँ पे, देख के इसको नोट कर लीजिएगा। केस लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आर वर्सेज प्रिंसेस में एक माइनर गर्ल को आउट ऑफ पोजीशन ऑफ गार्जियन ले जाया गया, गार्जियनशिप, और एबडक्शन का ऑफेंस हुआ, उस पे कंप्लीट। द एक्ट वाज रॉन्गफुल, इमोरल, इनोसेंट एक्ट नहीं था। आर वर्सेज प्रिंसेस के केस में एक गुरदीप सिंह वर्सेज इंपेरर का केस है। अंडर ऑर्डर ऑफ नायक 3 सिपाहियों ने फायर्ड शॉट एट मॉब व्हिच अदर वाज बाय नो मीन्स वायलेंट। तो अगर भीड़ वायलेंट नहीं है और नायक कहे कि गोली चलाओ और सिपाही गोली चला दें, तो फिर दे आर गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, फिर इस सेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। एक चीज़ और मैं बताना, सेक्शन 132 CRPC में ये जो, अगर मान लीजिए किसी ने
अगर इस तरह से गोली चला दी तो ही इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 132 CRPC, वो सैंक्शन लेना पड़ेगा फॉर प्रोसिक्यूशन। मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, इसे देख के आप अपने आंसर में अगर इन चीज़ों को जगह देंगे तो आपका आंसर अपने आप बेहतरीन हो जाएगा। अगला केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह एंड अदर्स। इस केस में दो पुलिस अफसर उन्होंने जो और दो ब्रदर पे गोली चलाई और दोनों की स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई। ये नक्सल मूवमेंट चल रहा था वेस्ट बंगाल में और अनलॉफुलनेस, फेक इनकाउंटर्स वगैरह काफ़ी होते थे उस समय, और इन सिपाहियों को ड्यूटी थी कि मॉब को कंट्रोल करेंगे। दोनों ब्रदर गोली चली तो उनकी मृत्यु हो गई। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पुलिस ने डेलिबरेटली इन भाइयों को गोली चलाया, देयर वाज नो नीड एंड नेसेसिटी फॉर ओपनिंग द फायर। एक को घसीट के ले जाया गया जब वहाँ से, ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी, लेकिन अपील में हाई कोर्ट ने उनको एक्यूटल कर दिया और कहा कि जो सिचुएशन थी, जो भीड़ थी और जो नक्सल मूवमेंट था, तो और एविडेंस भी सफिशिएंट नहीं था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर सिचुएशन कंट्रोलिंग द मॉब कहा कि सिपाहियों ने गोली चलाई थी, मॉब थी, मॉब वायलेंट थी और डीसीपी के ऑर्डर पे उन्होंने गोली चलाई। और ऑर्डर वाज, अगर ऑर्डर डीसीपी का उस गिवन सिचुएशन में मॉब वायलेंट हो रही है और तब डीसीपी ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, तो अब अगले किसी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। देयर वाज नेसेसिटी एंड देयर इज प्रोटेक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 76। अब देखिए आते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। ये टाइपिंग एरर है हमारा यहाँ पे, ये सेक्शन 79 है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। तो अब देखिए, अब कोई जो है देखता है किसी यंग गर्ल को कि वो कुएं में कूदने वाली है या ओवर ब्रिज से कूदने वाली है, कोई बाई स्टैंडर्ड ने देखा, सोचा कि ये सुसाइड करने जा रही है, उसे जाके ऐसे पकड़ के उसे बचाता है सुसाइड करने से, तो वैसे केसेस में ही शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ आउटरेजिंग मोडेस्टी। अगर गर्ल, अब देख स्थिति ये थी कि गर्ल वहाँ पे सूर्य नमस्कार या कुछ और कर रही थी, वो सुसाइड करने नहीं जा रही थी। बाई स्टैंडर्ड को लगा कि ये सुसाइड करने जा रही है, उसे उसकी जान बचाने के लिए उसे पकड़ के हटाया। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल साइटेड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ, सेक्शन 79 को पढ़ दूं मैं। 79 यहाँ पे, हाँ, act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. देखिए गुड फेथ यहाँ भी है, बिना गुड फेथ के ये सारे सेक्शन चल भी नहीं सकते और जस्टिफिकेशन होना चाहिए। इसको इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ, ए सी जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू बी मर्डर, ही इन गुड फेथ सीजेड जेड टू हैंड हिम ओवर टू पुलिस, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स और जेड है, ये आपस में फाइट कर रहा है, जेड अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, लॉफुल है। ए को लगता है कि जेड जो है इसे मारने जा रहा और ये जेड को पकड़ लेता है, तो प्राइवेट डिफेंस में उसे बाधा दिया, तो ए के पास जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाइड बाय लॉ, कि किसी और को बचाने के लिए। हम लोग प्राइवेट डिफेंस में ये सारी चीज़ें देखेंगे जब प्राइवेट डिफेंस शुरू होगा। तो यहाँ पे ए है जस्टिफिकेशन अवेलेबल इन लॉ प्रोवाइडेड ही एक्ट्स इन गुड फेथ। गुड फेथ यहाँ भी है। तो और अब हम लोग ये केसेस सारे हो गए शिवमंगल सिंह का। इसमें वरियम सिंह वर्सेज इम्पेरर का केस है। अपीलेंट वाइफ जो है शी वॉज टेकिंग ए बाथ ओवर ग्रेव हर चाइल्ड, उसे लगा कि इन बिलीव दैट शी वुड इन दिस वे गेट ए सन along with her husband.
ये डार्क नाइट था और विलेजर टुक द हस्बैंड टू बी ए घोस्ट। अब जैसे गांव वालों को लगा कि भूत होता है और ऐसे किल्ड हिम बाय बीटिंग हिम फ्रॉम ए स्टिक। ही वॉज हेल्ड नॉट लायबल अंडर सेक्शन, ये सेक्शन में कि गुड फेथ में बिलीव जस्टिफिकेशन। इसी तरह से चिरंगी, आज का क्वेश्चन इसी से पूछा गया है, ये पूरा मैं अंडरलाइन कर दूं। Where an accused in a moment of delusion considered that his own son was a tiger and he accordingly assaulted him with an axe, thinking by reason of a mistake of fact that he was justified in destroying the deceased whom he did not regard to be a human being but a dangerous animal, it was held that he was protected by section 79। अब देखिए, मैं जब शुरू में मैंने कहा था कि इनसैनिटी क्यों नहीं होगा, तो देखिए जब ये केसेस चलते हैं तो जो एक्यूज ने डिफेंस लिया, कोर्ट उन्हीं डिफेंस का आंसर देती है, द थिंग विच हैज़ नॉट बीन प्लीडेड, द थिंग विच हैज़ नॉट बीन आर्गुड। तो हो सकता है इस केस में एक्यूज की तरफ से प्राइवेट डिफेंस इनसैनिटी का डिफेंस ना लिया गया हो, तो इसलिए, और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इसका जो बेहतरीन आंसर ये दोनों होगा, इनसैनिटी भी होगा और सेक्शन 79 भी होगा। तो आपको ऐसे केसेज में अगर मान लीजिए मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप ये केस को साइट करते हुए लिखिए कि ऑल दो इट मे ऑल्सो फॉल अंडर इनसैनिटी। अगला केस है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा, और इस केस में नेपाली सर्वेंट एलॉन्ग विथ हिज मास्टर भूत वगैरह देखने गया और वो जगह भूत वगैरह के नाम से थी, और उनको लगा कि कुछ लाइटें वाइटें थी तो उनको लगा कि भूत वगैरह, उसने खुकरी से वहाँ मर्डर कर दिया किसी का, लेकिन इनफैक्ट वो भूत नहीं थे, गांव वाले थे, लालटेन की रोशनी में महुआ इकट्ठा कर रहे थे, तो उसको भी सेक्शन 79 का लाभ दिया गया। एक और केस है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस भगवान बरिक, तो इस केस में भी डे टाइम में किसी का मेटल यूटेंसिल चोरी हो गया था, वो चोर के आने का बर्गलर का वेट कर रहा था, जैसे ही बर्गलर आया तो एक लाठी मार दिया, इतना फैटल ब्लो था कि उसका वहीं पे डेथ हो गया। तो इस तरह का वो पूरे सेंस में बैठा हुआ बर्गलर का वेट कर रहा और ऐसा लाठी मारता है कि मौके पे ही डेथ हो जाती है। तो इज देयर एनी जस्टिफिकेशन अंडर लॉ इस तरह से मारा जाए इवन इफ ही वाज ए थीफ? तो इस केस में 79 का उसे बेनिफिट नहीं मिला। तो क्वेश्चन इज दिस कि देखिए मैंने आपको थीम समझाया, इस क्वेश्चन को सिर्फ आपने वीडियो देख लिया, नोट कर लिया, इससे नहीं होगा। फ्रेशर स्टेज में मैं भी जब स्टूडेंट था, LLB किया मैंने, तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, और मैं आप लोगों से बस ये अपील करूँगा कि देखिए कंटेंट तो मेरा एक ये है कि मैं आपको इतना कंटेंट दूं कि आपके पास कंटेंट की कमी ना हो। कंटेंट एक आपका प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो लॉन्चिंग आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं, बट आपके पास अगर कंटेंट ही नहीं है तो आप आंसर नहीं लिख सकते, मैं भी, कोई भी नहीं लिख सकता अगर कंटेंट नहीं है। तो CLC का एक प्रयास है कि अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स, अपने स्टूडेंट्स को मोर देन सफिशिएंट कंटेंट दिया जाए। आप वीडियो को पॉज करके इन कंटेंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को आप सुन के अपना हैंडमेड नोट्स बना सकते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ ये क्वेश्चन खुद लिख के और खुद भी वीडियो को फिर से प्ले करके चेक कर सकते हैं कि अब ये जब थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज करेंगे तो आई होप एंड बिलीव कि राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगा। देखिए राइटिंग बहुत बार ऐसा होता है कि आप चीज़ों को समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते उनको। तो जब कभी ऐसी स्थिति हो तो निगेटिविटी मत पालिए अपने अंदर कि आपसे नहीं हो रहा। ये आपसे सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि आपने इसे शुरुआत नहीं किया, आपसे राइट रॉन्ग जो भी हो आप लिखना शुरू कीजिए, उसे चेक करना शुरू कीजिए। विथ पैसेज ऑफ टाइम ये धीरे धीरे सारी चीज़ें ये धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये कोई उतनी, ये बहुत ही आसान काम है। ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, आप शुरुआत तो करके देखिए
और हम लोगों का मिशन ही यही है कि मेंस राइटिंग स्किल्स को कैसे हम इन्हांस करें, कैसे हम बेहतरीन से बेहतरीन आंसर लिखें। अगर आप लोगों को ये मिशन अच्छा लगता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके, फ़ोन करके ज़रूर बताएं, और अंत में वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, नॉन स्टॉप तरीके से मिलता रहे। तो कल मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।